साथियों नमस्कार। तो चाइना ने फिर भारत के साथ पंगा ले लिया है और अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में भारत में घुसपैठ की कोशिश की उसने 8 और 9 तारीख की रात को, और भारत की ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश की। भारतीय पक्ष का कहना है कि वहाँ भारत की चौकी थी उस पर कब्ज़ा करने की उनकी मंशा थी, लेकिन भारतीय सैनिकों ने अच्छे से दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। 5 उनके सैनिकों को पकड़ भी लिया था, कस्टडी में ले लिया था, बाद में फिर छोड़ दिया। तो साथियों, चीन की जो हरकतें हैं वो ऐसी हरकतें क्यों करता है, इसके 2-3 पहलू हैं, चर्चा करते हैं। चीन ऐसी हरकतें क्यों करता है या इस बार उसने ऐसी हरकत क्यों की, इसके 3 कारण बताए जा रहे हैं। 3 पॉसिबल कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो यह है कि चीन भारत की ज़मीन पर कब्ज़ा करना चाहता है, थोड़े थोड़े टुकड़ों में स्लाइसिंग करना चाहता है। स्लाइस मतलब जैसे ब्रेड का छोटा सा टुकड़ा काटा या केक का थोड़ा सा टुकड़ा काटा, फिर वहाँ पर बैठ गया थोड़े दिन, अगले दिन फिर बढ़ गए, फिर केक का थोड़ा सा टुकड़ा काट कर खा लिया। ये 2 बिलियों में जैसे कहते थे ना, बंदर ने किया, थोड़ा सा इधर से उसका भी ले लिया, उसका भी ले लिया और सारा खा गया। तो चीन की भी वही स्थिति है। तो एक कारण तो ये है कि वो भारत की ज़मीन पर धीरे धीरे कब्ज़ा करना चाहता है। दूसरा कारण जो बताया जाता है वो ये है कि शी पिंग जो हैं, चाइना के प्रेसिडेंट, जो तीसरी बार बने हैं, और चाइना ने अपनी जो उनके यहाँ जो रिवाज है उसको तोड़ा है और शी पिंग को तीसरी बार प्रेसिडेंट बनाया है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का। और बाय डिफ़ॉल्ट चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को जो लीड करता है वही देश का प्रेसिडेंट होता है। तो शी जिनपिंग की हालत जो है वो अपने देश में ठीक नहीं है। उसने दावे तो बहुत बड़े बड़े किए हैं, लेकिन वो हर जगह फेल हो रहा है। लेकिन पार्टी पर ऐसा कंट्रोल कर रखा है डिक्टेटर की तरह कि उसको कोई हटाता नहीं है। आपको याद होगा पिछले दिनों में ताइवान के ऊपर उसने कहा कोई आया तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन अमेरिका ने उसकी एक नहीं सुनी और कोई नहीं सुन रहा है। वहाँ जितने अमेरिका की जो पार्लियामेंट की चेयरपर्सन थी उसको वहाँ जाना था और चाइना ने धमकी दी आएगा तो मैं कुछ भी कर दूंगा। वो पहुँच गई वहाँ, कुछ नहीं हुआ तो मुंह की खानी पड़ी। इसी तरह से वो जहाँ जहाँ पर मिलिट्रीली अपनी धौंस का दावा करता है वहाँ कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए उसको और कुछ नहीं मिलता है तो भारत पर हमला करने की सोच देता है। अब भारत भी मजबूत खड़ा है। शी जिनपिंग की हालत जो है वो आर्थिक रूप से खराब है। रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव के नाम से पूरी दुनिया में उसने एक अभियान चलाया, चाइना का पूरा पैसा फूंक दिया और उसका कोई रिजल्ट आ नहीं रहा है। पाकिस्तान में 70-75 बिलियन डॉलर लगा दिए, कोई रिजल्ट नहीं है, अब काम ही बीच में पड़ा है। आर्थिक रूप से फेल हो रहा है, मिलिट्री रूप से फेल हो रहा है, आर्थिक रूप से फेल हो रहा है। जिनपिंग जो हैं वो अभी कोरोना को लेकर उनकी खासी बदनामी हुई और उसका खासा एडवर्स असर पड़ा पूरी दुनिया के ऊपर। पूरी दुनिया के लोग चाइना से रिलेशन रखने में घबरा रहे हैं। ये किस दिन क्या कर दे कुछ नहीं पता इनका। अब उसी कोरोना का जो असर है वो चाइना के अपने देश में हो रहा है। अपने देश में कोरोना फैल गया है जगह जगह और उसकी पॉलिसी अपना रखी है ज़ीरो कोरोना, यानी सब कुछ, एक कोरोना का केस आएगा तो सब बंद। लोग परेशान हो गए, सड़कों पर निकल आए। चाइना में सड़कों पर निकलना जनता का जो है वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन तमाम सरकार के जो दबंगई है, जो गुंडागर्दी है, उसके खिलाफ सड़कों पर निकल आए। तो सब तरफ से फेल हो रहा है शी जिनपिंग। और इसलिए जनता का थोड़ा ध्यान हटाने के लिए हिंदुस्तान पर स्लाइस कटिंग शुरू कर देता है, तो भारत की सेना भी जवाब दे रही है। तीसरा एक जो पॉसिबल कारण बताया जा रहा है वो ज़्यादा खतरनाक है। वो ये है कि जब भी भारत में कोई पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट होने वाला हो या कोई मेजर एक्टिविटी होने वाली हो, तो बीजेपी की सरकार को डाउन करने के लिए चाइना ऐसी हरकत करता है ताकि जो अपोजिशन है और ख़ास तौर से कांग्रेस, उसको मदद मिल सके। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, लेकिन इसके देने वाले भी हिंदुस्तान में हैं और इसके उनके पास कारण हैं। कारण क्या है? यानी चाइना जो है, जब उसको कांग्रेस को उठाना होता है और बीजेपी गवर्नमेंट को डाउन करना होता है, तो वो सीमा पर LAC पर प्रेशर बढ़ा देता है और जिससे सरकार जो है
थोड़ी डिफेंसिव हो जाती है और कांग्रेस को मौका मिल जाता है। इस बार जो हुआ वो पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला था, उससे तुरंत पहले उसने ये किया। और ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है वो देने वाले इसको, वो इसके दो तर्क गिनाते हैं। क्या तर्क हैं? इनका जिक्र आज गृह मंत्री ने भी किया। क्या तर्क हैं ये? कांग्रेस जो है, कांग्रेस और उससे जुड़ा हुआ राजीव गांधी फाउंडेशन, जिसकी चेयरपर्सन जो है वो सोनिया गांधी हैं, वो राजीव गांधी फाउंडेशन को चाइना की तरफ से पैसा मिलता है और ये ऑन रिकॉर्ड है। ये कोई सिर्फ आरोप नहीं है। 2007-8 फाइनेंशियल ईयर में 2 सालों में चाइना की एम्बेसी ने राजीव गांधी फाउंडेशन को 1,35,00,000 रुपए दिए। कोई एक देश कोई दूसरे देश की पार्टी के लेवल पर पैसे क्यों देगा? जो पैसे देने होते हैं वो अनुदान के रूप में आते हैं, अगर सरकार लेना चाहे भारत की तो। लेकिन पार्टी के लेवल पे, और वो भी उस संगठन को जो कांग्रेस के प्रमुख परिवार से जुड़ी है। तो ये पैसा क्यों आया? और कोई भी पैसा, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा, कोई ऐसे तो देता नहीं है। हर चीज़ का क्विड प्रो को होता है, लेन और देन होता है। मैंने ये लिया, मैं ये दूंगा। तो वो लेन देन क्या है, कांग्रेस ने आज तक स्पष्ट नहीं किया है। दूसरी बड़ी बात, 2008 में ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और कांग्रेस पार्टी के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ था। इसका जिक्र भी मैंने पिछले वीडियो में किया। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब, हम दोनों पार्टियों के बीच कुछ अंडरस्टैंडिंग है, उसको हमने पेपर पर डाल दिया, उसको हमने थोड़ा सा हल्का सा लीगल रूप दे दिया। एज सच लीगल नहीं होता है जिसे इम्प्लीमेंट किया जा सके, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग है दो पार्टी। अब भारत और चाइना कोई मित्र देश तो है नहीं जिसमें दो पार्टियों के लेवल पर भी अंडरस्टैंडिंग बनाई जाए। चाइना तो भारत का पुरजोर विरोधी रहा है। 1962 में उसने हमला करके हज़ारों किलोमीटर की ज़मीन भारत की हथियार रखी है। तो ऐसी पार्टी से आप क्या अंडरस्टैंडिंग करेंगे? और जब कांग्रेस से कहा जाता है कि आप जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसको जनता के सामने लाइए, बताइए क्या है, तो वो चुप कर जाते हैं, नहीं बताते हैं, आज तक नहीं बताया है। तो कांग्रेस पार्टी जो है वो भारत सरकार से इंडिया और चाइना के रिलेशन में ट्रांसपेरेंसी की बात तो करती रहती है, लेकिन खुद ट्रांसपेरेंट नहीं है। खुद अपने MOU को बता नहीं रही है कि उसमें क्या क्या शर्तें लिखी हैं। लोगों का कहना है शर्त यह है कि हम आपकी मदद करेंगे, आप हमारी मदद करो। तो क्या चाइना ने इसलिए हमला किया कि कांग्रेस की कुछ मदद की जाए? और अगर ऐसा है तो कांग्रेस चाइनीज पार्टी की क्या मदद करता है? सवाल तो गहरा है। तो इसका जवाब तो देना बनता है कांग्रेस को, नहीं तो वो हमेशा संदेह के दायरे में रहेगी। तो ये 3 थ्योरीज चल रही हैं कि बार बार चाइना क्यों भारत को परेशान करता है। एक चीज़ और है कि क्या भारत चाइना की धमकियों में आ जाएगा? पिछले 2-3 इंसिडेंट में तो साफ हो गया कि नहीं आएगा। और 1962 में हम ज़रूर हारे क्योंकि बहुत परेशानियां हो गई थी, तैयारी नहीं थी, लेकिन उसके बाद भारतीय सेना ने कभी चाइनीज़ को कुछ करने नहीं दिया। और जो अगर हुआ तो वो कांग्रेस के राज में हुआ और छिपा हुआ है आज भी। वो 3-4 बार शिकस्त दी है छोटी छोटी बैटल्स के अंदर चाइना को भारतीयों ने। गलवान में वो घुस आए लेकिन उनके 50 सैनिक मार डाले, उन्होंने भी हमारे 25 मारे, हमने उनके 50 मार दिए। थोड़ी बहुत ज़मीन का विवाद अभी भी हो सकता है, सरकार तो कहती है कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ज़मीन का विवाद हो सकता है। माना जा सकता है कि उन्होंने किसी ऐसे एरिए को पर थोड़ी अपनी बढ़त बना ली हो। डोकलाम के अंदर जो सिक्किम के पास का इलाका है, सिक्किम और भूटान के बीच में पास का इलाका है, वहाँ 2 साल भारतीय सेना खड़ी रही, चाइनीज़ को कोई एक कदम आगे नहीं बढ़ाने दिया। अब ये तवांग का इशू है, इसमें वो आए तो उनको वापस उनकी चौकी में भेज दिया, 4-5 को पकड़ भी लिया। तो ये स्थिति है कि भारत अब जो है पूरे रूप से भारतीय सेना 2.5 युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। और ये 2.5 युद्ध समझ जाइए क्या है। एक चाइना के साथ एक साथ लड़ने को तैयार है, एक युद्ध चाइना के साथ, एक पाकिस्तान के साथ, और आधा युद्ध जब इनके साथ युद्ध होगा, जो देश में देश विरोधी ताकतें उठेंगी और जो टेररिस्ट उठेंगे उनसे निपटने के लिए। तो ये 2.5 युद्ध की तैयारी भारतीय सेना ने कर ली है। और इसीलिए जब भी चाइना आगे बढ़ता है तो भारत उसका जवाब देने में सक्षम होता है। हर जगह पूरी सेना बिठा दी गई है। तो चाइना को कोई गलती नहीं पालनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत और चाइना के बीच युद्ध होगा? देखिए, बहुत से लोग मानते हैं कि युद्ध होगा,
लेकिन मेरा मानना है कि युद्ध जैसी स्थिति बनी रहेगी, लेकिन युद्ध होगा नहीं, लेकिन स्थिति बनी रहेगी। जैसे अभी तवांग में, जैसे गलवान में, जैसे डोकलाम में, फौजें अलग अलग जगह पर अलग अलग सेक्टर में आमने सामने आती रहेंगी। कभी कोई बाजी मार ले जाएगा, कभी कोई बाजी मार ले जाएगा, लेकिन पूर्ण युद्ध नहीं होगा। ऐसा मेरा क्यों मानना है? ऐसा मेरा इसलिए मानना है कि चाइना बहुत श्योर नहीं है कि युद्ध हुआ तो वो जीत ही जाएगा। वो कोई ज़रूरी नहीं है कि जीत ही जाए, 50-50 का ही खेल है। पिछली बार जब गलवान के अंदर दोनों देशों की सेनाएं सामने आई थी, तो इंटरनेशनल जो एक स्ट्रेटजिक अंडरस्टैंडिंग या स्ट्रेटजिक जो विचार हुए थे, उसमें कहा गया था कि भारत चीन पर भारी पड़ सकता है, भारत चीन को हरा सकता है। ऐसा क्यों कहा गया था? ऐसा इसलिए कहा गया था कि चीन के जितने भी हवाई अड्डे हैं वो ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर चाइनीज़ प्लेन्स जो हैं वो ज़्यादा पेट्रोल नहीं भर सकते, ज़्यादा तेज़ी से नहीं चल सकते। और भारत के जितने भी हवाई अड्डे हैं वो सारे प्लेन्स में हैं, ज़मीन पर हैं, पहाड़ों पर नहीं हैं, जैसे चाइनीज़ के पहाड़ों पर हैं। तो वो ज़्यादा तेल ले जा सकते हैं, ज़्यादा आक्रामक हो सकते हैं, ज़्यादा पहले पहुंच सकते हैं। जैसे ही हमला होगा, इंडियन प्लेन्स वहाँ पहले पहुंच जाएंगे और उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये एक एडवांटेज है इंडिया का। और फ़ौजों का जहाँ तक मोराल की बात है, वो तो चाइनीज़ से ज़्यादा है ही। गलवान में आपने देख ही लिया था, आ रहे थे तो रो रहे थे, और उनको ज़बरदस्ती सैनिक बनाया जाता है हर व्यक्ति को 2 साल के लिए। 2 साल के लिए सैनिक बनाया जाता है, तो 2 साल का उसका कमिटमेंट क्या है? कोई कमिटमेंट नहीं है। उसको मालूम है कि 2 साल बाद मुझे वापस चले जाना है। यहाँ तो पूरी ज़िंदगी लगानी पड़ती है। और देशभक्ति में भारतीयों से बड़ा कोई नहीं है, ये इतिहास में प्रूवन है। अलेक्जेंडर जैसे आदमी को हमने हराया, और इस्लाम जैसे विश्वव्यापी आक्रमणकारियों को हमने जो है, कई बार हम हारे ज़रूर, लेकिन हमने पूरी तरह से शिकस्त नहीं खाई और उठ खड़े हुए। ये 2 बड़े आक्रमण हैं जो भारतीयों ने विश्व के इतिहास में एक तरह से जीते। तो भारतीयों का जो साहस है, भारतीय सैनिकों का साहस है, उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता है। एक बात और जो कही जाती है कि चाइना ने पिछले दिनों भारत और अमेरिका का उत्तराखंड के एरिया में युद्धाभ्यास हुआ। वो होता है, हर बार होता है, और इस पर चाइना ने थोड़ा अपना ऑब्जेक्शन जताया था। और उसके लिए भी कहा जाता है, एक थ्योरी ये भी है कि उसको दिखाने के लिए कि अगर आप ऐसा करोगे अमेरिका के साथ तो फिर हम ऐसा करेंगे। तो इस वजह से भी तवांग में उन्होंने ये करने की कोशिश की। करते रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया की सेनाएं तैयार हैं। और जैसा मैंने कहा, युद्ध जैसी स्थिति बनी रहेगी, लेकिन दोनों देशों में युद्ध होगा नहीं। और चाइना का जवाब देने का तरीका यही है। चाइना गली का वो गुंडा है जिससे आप डरते रहेंगे तो वो डराता रहेगा, और अगर आप उसको आंख दिखाने लगेंगे तो वो अपनी जगह में, अपनी बिल में घुस जाएगा, या कम से कम आपको तंग नहीं करेगा। चाइना के बारे में यही स्थिति है। एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ कि मेरा ऐसा मानना है कि जैसे चाइना इंडिया में स्लाइस कट करने की कोशिश करता है, ये नीति भारत को भी अपनानी चाहिए। थोड़ा सा ऐसे एरिया पर कब्जा करना चाहिए, छोटा छोटा, जो चाइना के अंडर है। और जैसा गलवान में किया भी गया था, उसके बाद ही उनके होश ठिकाने आए। छोटी छोटी स्लाइस कटिंग हमको भी करनी चाहिए। तब वो, जब हम डिफेंस में नहीं रहेंगे, ऑफेंस को अपनी आर्ट बना लेंगे, तब उनके अकल ठिकाने आएंगे और वो युद्ध नहीं करेंगे, ऐसा मेरा तय मानना है। क्योंकि एक बार युद्ध में अगर चाइना जीत नहीं पाया तो चाइना का बल्कनाइजेशन हो सकता है, चाइना के खिलाफ अंदर से विद्रोह हो सकता है। वो अंदर से भी बहुत सारी जो ताकतें हैं उनसे भिड़ रहा है, उनसे उनका मुकाबला है। क्योंकि कई जगह उसने जो है बेवजह का कब्जा लोगों पर कर रखा है। तिब्बत में, मंगोलिया के हिस्से में, ईस्ट तुर्कमेनिस्तान में, इस तरह के कई हिस्से हैं, मुस्लिम बहुल इलाका है वो। तो साथियों, ये था मेरा वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आम भाषा में विदेश मामलों पर हम चर्चा करते रहेंगे, मैंने पहले भी कहा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और इसे लाइक कीजिए। चैनल पसंद हो तो मेरे सब्सक्राइबर बनिए और नोटिफिकेशन की बेल ज़रूर दबाइए ताकि सूचनाएं आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार।